सत्य की जय हो. लाल सलाम. आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय. मी किशोर ढमाले यांना विनंती करते की त्यांनी कार्यक्रमाची सुरुवात करावी आणि बाकी सर्वांनी आपले माईक म्यूट ठेवावे, बंद ठेवावेत माईक, म्हणजे आवाज येणार नाही. किशोर ढमाले. आजच्या या जाहीर व्याख्यानाच्या कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं स्वागत. सत्यशोधक शेतकरी सभा आणि कष्टकरी शेतकरी संघटना महाराष्ट्र या दोन संघटनांच्या वतीनं आजचा हा कार्यक्रम आपण ऑनलाईन कार्यक्रम व्याख्यानाचं आयोजित केलेला आहे. या कार्यक्रमासाठी आपण दिल्लीवरून राष्ट्रीय अखिल भारतीय किसान महासभेचे राष्ट्रीय सेक्रेटरी कॉम्रेड पुरुषोत्तमजी शर्मा यांना संपर्क केला. त्याचबरोबर आपण डॉक्टर दर्शन पालजी यांच्याशी सुद्धा संपर्क करत होतो, परंतु त्यांचा आणि आपला संपर्क झाला नाही. आज आपण कॉम्रेड पुरुषोत्तम शर्मा यांना आमंत्रित केलेलं आहे. कॉम्रेड पुरुषोत्तम शर्मा हे अखिल भारतीय किसान महासभेचे गेले 30 वर्षाहून अधिक काळ पूर्णवेळ कार्यकर्ते आहेत. ते उत्तराखंड या विभागातून आलेले आहेत आणि ते किसान विप्लव या मासिकाचे संपादक आहेत. ते दिल्ली येथे सुरू झालेल्या आंदोलनामध्ये सुरुवातीपासूनच टिकरी बॉर्डर या ठिकाणी सहभागी झालेले आहेत. या शेतकरी आंदोलनाचं ते नेतृत्व करत आहेत आणि देशभर या संदर्भामध्ये जे दौरे झाले त्याच्यामध्ये ते सुरुवातीपासून सहभागी आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरती त्यांचा मूलभूत असा अभ्यास आहे. या संदर्भात दिल्ली किसान आंदोलनाच्या संदर्भात त्यांच्या 2 पुस्तिका प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. यापूर्वीही NRC आणि इतर प्रश्नांच्या संदर्भामध्ये सुद्धा सातत्यानं तात्विक मांडणी करण्याचं काम हे कॉम्रेड पुरुषोत्तमजी शर्मा यांनी सातत्यानं केलेलं आहे. ते आज आपल्या पुढे बोलणार आहेत. त्याआधी सत्याचा अखंड जितेंद्र पवार, कॉम्रेड जितेंद्र पवार हे म्हणतील. मी त्यांना विनंती करतो की जितेंद्र पवार यांनी सत्याचा अखंड म्हणावा. माझ्या मागून सत्याचा अखंड सर्वांना म्हणायचं. सत्य सर्वांचे आधी घर, सर्व धर्माचे माहेर, जगा माझी सुख सारे, कास सत्याची ती पोर, सत्य सुखाला आधार, बाकी सर्व अंधकार, आहे सत्याचा बाजूर, काळी बंडाचा तो नीर, सत्य आहे ज्याचे मूळ, करी धूर्ताची बाराळ, बळ सत्याचे पाहुनी, बहुरूपी जळे मनी, करे सुख नटानोवे, सत्य ईशावर रूप आहे, ज्योती प्रार्थी सर्व लोका, व्यर्थ डंबा पेटून सत्य सर्व
सत्य सर्वांचे आदी घर, सत्य सर्वांचे आदी घर, सर्व धर्माचे माहेर, सर्व धर्माचे माहेर, सर्व धर्माचे माहेर, सर्व धर्माचे माहेर, सत्य की सत्य की जय हो, सत्य की जय हो. या ठिकाणी कॉम्रेड पुरुषोत्तमजी शर्मा आलेले आहेत. ते त्यांच्या व्याख्यानाला आता सुरुवात करतील. कॉम्रेड पुरुषोत्तमजी शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय किसान महासभा, हे आपल्या समोर दिल्ली किसान आंदोलनाचे 6 महिने आणि यानंतरच्या आंदोलनाची दिशा या संदर्भात आपल्याशी ते बोलणार आहेत. त्यांचं व्याख्यान हे आपण शांतपणे ऐकून घ्यावं अशी सर्वांना विनंती. या ठिकाणी कष्टकरी शेतकरी संघटनेचे नेते, महाराष्ट्राचे अध्यक्ष कॉम्रेड सुभाषदादा काकुस्ते, त्याचबरोबर सेक्रेटरी कॉम्रेड राजेंद्र बावके, महाराष्ट्रातील कष्टकऱ्यांच्या चळवळीचे नेते कॉम्रेड भीमराव बनसोड, त्याचबरोबर कॉम्रेड करणसिंग कोकणी, सत्यशोधक शेतकरी सभेचे कॉम्रेड रामसिंग गावित, हे या ठिकाणी हजर आहेत. या सर्व मान्यवरांचं स्वागत. आणि या ठिकाणी मी कॉम्रेड पुरुषोत्तमजी शर्मा यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात करावी. सर्वांचं स्वागत. किशोरजी, दर्शन पालजी पण जॉईन झाले. कॉम्रेड, हा हा, एक छोटीशी दुरुस्ती आहे. कष्टकरी शेतकरी नाही, श्रमिक शेतकरी संघटना समोर. श्रमिक शेतकरी संघटना. ओके ओके ओके, थँक्यू कॉम्रेड. सॉरी. हॅलो. हा, मी जुन्या नावानेच हे सांगत होतो. हॅलो. बरोबर. हा, बरोबर. कॉम्रेड दर्शन पाल जी का भी स्वागत. हा, कॉम्रेड दर्शन पालजी भी ते पण आलेले आहेत, तर त्यांचंही स्वागत. कॉम्रेड दर्शन पालजी, आप सुन रहे हैं? हेलो कॉम्रेड. सुन रहा हूँ. हाँ कॉम्रेड, आपसे संपर्क नहीं हुआ. कोई बात नहीं, मुझे इनडायरेक्टली मैसेज मिला था. ओके ओके ओके. फिर अभी कॉम्रेड पुरुषोत्तम जी शर्मा का होने के बाद आप बोलेंगे कॉम्रेड, आपको समय है? नहीं, पुरुषोत्तम जी बोलेंगे, मैं सुनूंगा. नहीं, उनके बाद भी आप नहीं. हेलो कॉम्रेड, उनका एक दिन रखना चाहिए पूरा. नहीं, एक अलग दिन दर्शन पाल सिंह जो का हम सुनना चाहते हैं. हाँ, इसीलिए तो मैंने संपर्क किया था, लेकिन नहीं हो सका संपर्क. चलिए शुरू कीजिए. हेलो कॉम्रेड प्रतिमा जी. हाँ. कुछ कार्यकर्ता आपको होस्ट जो है वो कुछ कार्यकर्ता कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो एडमिट नहीं करके ले रहे, उतना देखिए. हाँ, चलेगा. हाँ कॉम्रेड किया है, अभी किया है. थैंक यू. कॉम्रेड दर्शन पाल सिंह को विनती है, कॉम्रेड आप कुछ विचार कॉम्रेड पुरुषोत्तम जी शर्मा का होने के बाद आप कुछ विचार रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. ठीक रख दो. ओके. थैंक यू कॉम्रेड, थैंक यू. महाराष्ट्र से अभी ये फेसबुक लाइव पर भी चल रहा है, हम सीख रहे हैं थोड़ा तो चलते, गांव से लोग शरीक हो रहे हैं. महाराष्ट्र के धुलिया, नंदुरबार, अहमदनगर, औरंगाबाद, पुणे और मराठवाड़ा के बीड़, उस्मानाबाद, इतने जगह से कॉमरेड्स अपने साथी जो है वो शरीक हुए अभी. तो सातारा, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, कोल्हापुर से भी है. तो लोग सुनना चाहते हैं आपको, तो आप कॉमरेड, अभी कॉमरेड पुरुषोत्तम जी शर्मा को विनती है और उनके बाद कॉमरेड दर्शन पाल जी बोलेंगे, आपकी बात रखेंगे. कॉमरेड पुरुषोत्तम जी शर्मा. हेलो, आवाज नहीं आ रही. आवाज. एक तो बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि बाहर से दूसरी आवाजें आ रही हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है ये.
तो उससे फिर दूसरी आवाजें नहीं आएंगी। अभी कहीं से किसी साथी की एयर वाली हवा वाली आवाज आ रही है। हाँ, हवा प्रतिमा। हाँ, तो बाकियों को म्यूट कर दें, तो उससे क्या होगा कि फिर और आवाजें नहीं आएंगी। हेलो, शुरू करूं? हाँ हाँ हाँ, सब साथियों को जो भी इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जुड़े हैं और जितने भी कॉमरेड्स, आप सबको लाल सलाम, सत्य की जय हो। आज आप सब लोगों ने जो कार्यक्रम रखा है कि भाई भारत का जो किसान आंदोलन, ये ऐतिहासिक किसान आंदोलन हमारे 6 महीने पूरे कर गया है और 6 माह पूरा होने पर ये बातचीत हम आपस में कर रहे हैं। तो एक तो आप सब जानते हैं कि ये बहुत ही ऐतिहासिक किसान आंदोलन है और ये न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के लेवल पर ये एक नए इतिहास को गढ़ रहा है पूरा किसान आंदोलन। और इस किसान आंदोलन की अगर पृष्ठभूमि को हम देखें तो इसके पीछे भारत का जो कृषि संकट है वो इसके पीछे मूल कारण है। हमारा देश आप सब जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है। हमारी आबादी का आज भी 55% लोग सीधा खेती से जुड़े हुए लोग हैं, खेती करते हैं और हमारी आबादी का 60% से ऊपर लगभग 65% आबादी आज भी हमारी खेती और उससे जुड़े हुए रोजगार के साथ उसकी आजीविका चलती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारे जो आबादी है उसका बड़ा हिस्सा आज भी खेती से अपनी आजीविका को चलाता है। और ये जो खेती से आजीविका जिन लोगों की चलती है इसमें एक बड़ा हिस्सा अगर आप देखें तो भारत के किसानों का लगभग 85% हिस्सा वो हिस्सा है जो लगभग 2 एकड़ तक की खेती करता है। 2 एकड़ या उससे कम उसके पास जमीन है। तो ये जो 85% भारत के शेतकारी हैं या किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है और वो जो खेती करते हैं वो बाजार के लिए खेती नहीं करते हैं। ये खेती करते हैं अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए, अपने परिवार की जरूरतों के लिए, उसके खाद्यान्न की जरूरतों के लिए खेती करते हैं। ये बाजार के लिए खेती नहीं करते। तो इसलिए अगर आप कहें तो हमारी खेती का जो बड़ा हिस्सा है वो बाजार के लिए नहीं है बल्कि अपने परिवार की जरूरतों के लिए हम खेती को करते हैं और उससे अगर कुछ बच जाता है तो उसको हम बाजार में ले जाते हैं। और अगर हमारे खेती के इस ढांचे को आप देखें तो इसको इस रूप में भी आप समझ सकते हैं कि पिछली जो 2 बड़ी मंदियां हमने अपने आज के दौर में देखी है। 2008 में हमने वैश्विक मंदी देखी जब तमाम उद्योग धंधे, तमाम कारोबार तबाह हुए, और दूसरी हमने अभी कोविड के दौर में 2020 में वो बड़ी मंदी देखी है जिस मंदी से अभी दुनिया उबरने की तरफ ही जा रही है, लेकिन अभी भी जो है उसके उबरने में काफी समय लगेगा। तो ये जो 2 बड़ी मंदियां थी, इन 2 बड़ी मंदियों के दौर में भारत की बड़ी आबादी का हिस्सा अगर अपने को सुरक्षित रख पाया या सरकार के आगे कटोरा लेकर के खड़ा नहीं हुआ कि भाई हमें कुछ दो, तो वो खेती से जुड़ा हुआ ही ये हिस्सा था। और हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि निजीकरण, कॉर्पोरेटीकरण, उदारीकरण की नीतियों के जरिए जिन सुधार कार्यक्रमों को लाया गया पिछले 30 साल में, वो सारे सुधार कार्यक्रम जो थे, आर्थिक सुधारों के जो क्षेत्र थे, वो सारे के सारे आर्थिक सुधारों के क्षेत्र धराशायी हुए। हमने अपनी जीडीपी को -24 तक गिरते हुए अभी 2019 में ही देखा है, 19-20 में। लेकिन कृषि क्षेत्र ही वो क्षेत्र था जिस क्षेत्र से जिस क्षेत्र ने इन दोनों बड़ी वैश्विक मंदियों के दौर में भारत में
जीडीपी ग्रोथ को 3-3.5% तक बनाए रखा और जो है उसको ये कृषि वाली जो ग्रोथ है ये माइनस नहीं गई। तो आज क्या हो रहा है कि आज हमारी सरकार वो कह रही है कि भाई सुधार जो है, जो आर्थिक सुधार के कार्यक्रम थे इस देश के अंदर वो सभी क्षेत्रों में लागू हो गए। एक कृषि क्षेत्र बचा हुआ है जिस कृषि क्षेत्र में अब वो अपने आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों को पूरे जोर शोर के साथ लागू करने की तरफ बढ़ रही है। और ये आर्थिक सुधार के कार्यक्रम ही दरअसल में हमारे जो आज का जो कृषि संकट है उस कृषि संकट की जो है ये जड़ है, जिसके खिलाफ आज हम जो है इतने बड़ी लड़ाई के मैदान में उतरे हुए हैं। तो अगर हम लोग देखें तो पिछले दौर में पिछले 3.5 साल पहले हम लोगों ने जो लड़ाई शुरू की थी वो लड़ाई तो थी इस देश के अंदर घाटे की खेती और कर्ज में डूबे हुए किसानों को इस घाटे की खेती और कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए। तो ये जो घाटे की खेती है, ये घाटे की खेती भारत में क्यों हुई? ये जो कर्ज में किसान डूबा है और आज 4 लाख से ज्यादा किसान इस देश के अंदर आत्महत्या कर चुका है, आत्महत्याओं का सिलसिला आज भी नहीं रुक रहा है, लगातार जो है इस देश का किसान आत्महत्याएं करने को मजबूर हो रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि इस देश के हमारे शासकों ने भारत की खेती को अमेरिकी पैटर्न पर ले जाने की कोशिशें की है। भारत में जब 1960-65 के दौर में हम लोग खाद्यान्न के मामले में काफी पीछे थे और ये हुआ कि देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसके 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि हम अपने संसाधनों से अपनी जो परंपरागत हमारे पास जो ज्ञान था उस ज्ञान को और हम कैसे समृद्ध करें। हमने जो परंपरागत रूप से अपने बीज संजो के रखे थे हम उनको कैसे और विकसित करते और कैसे हम अपनी खेती को जो है उसी में ज्यादा पैदावार की तरफ ले जाते। तो एक तो ये रास्ता था। दूसरा रास्ता ये था कि हम अमेरिकी पैटर्न पर अपनी खेती को ले जाएं और खेती के क्षेत्र में कंपनियों के दखल को ले आए। तो हमने देखा कि भारत की सरकार ने उस दौर में अमेरिकी पैटर्न पर ही भारत की खेती को ले जाने का एक रास्ता चुना और वही रास्ता भारत में हरित क्रांति का रास्ता था, जिस हरित क्रांति के जरिए जो है भारत में खेती के क्षेत्र में कंपनियों को बड़े पैमाने पर प्रवेश मिला। और उसने क्या किया कि अति उत्पादन के नाम पर हमारे जो बीज थे उन बीजों को खत्म कर दिया। धीरे धीरे कंपनियों के बीज जो है उसकी जगह लेते गए। हमारे जो परंपरागत खाद थी, जो परंपरागत कीटनाशक कीटों पर जो कंट्रोल करने की हमारी विधियां थी उन सबको हमने खत्म कर दिया। धीरे धीरे कंपनियों के जो है खाद, रासायनिक खाद उसकी जगह लेने लगी और धीरे धीरे जो है कीटनाशक दवाओं ने बड़ी कंपनियों की उसकी जगह ले ली। और ये जब जगह लेने लग गए और उसके साथ साथ जो है खेती में जब नई तकनीक आई है, नए कृषि यंत्र विकसित हुए हैं, तो वो भी कंपनियों के जरिए धीरे धीरे उनकी बड़ी कीमतें हो गई। आज अगर आप भारत में देखें तो जो हमारा बीज बाजार है ये दुनिया का 8वां बीज बाजार है और दुनिया के इस 8वें बीज बाजार के भारत में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, 2-3 बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आप मोसंटो को देख सकते हैं, करगिल को देख सकते हैं, इस टाइप की जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने हमारे 75% बीज बाजार पर कब्जा आज क्या है? आज नतीजा यह है कि हमारी लागत जो है बहुत बढ़ गई है। रासायनिक खादों से लेकर के, कृषि यंत्रों से लेकर के और बीज तक। बीज की जो कीमतें हैं आज आप देखिए तो शिमला मिर्च का बीज जो सबसे अच्छी क्वालिटी का इन कंपनियों का है वो हमको 1.5 लाख रुपया किलो मिलता है। 1500 रुपया, 1400 रुपए में 10 ग्राम का पैकेट, और उसको अगर हम किलो का भाव लगाएं तो 1.5 लाख रुपए किलो है।
हम जो गोभी हमको जो है सड़क पर फेंकनी पड़ती है, बाजार में मंडी में सही भाव न मिलने के कारण जो टमाटर हमको जो है सड़क पर फेंकना पड़ता है, सही भाव न मिलने के कारण उस टमाटर और उस गोभी का बीज आज जो हम बाजार से ले रहे हैं वो 25,000 रुपए से लेकर के 80,000 रुपया, 1,00,000 रुपया तक किलो उसका भाव हमको पड़ता है। तो ये जो बात है कि भाई बीज जो है, एक टमाटर का बीज 80,000 रुपए किलो, शिमला मिर्च का बीज जो है 1,50,000 रुपए किलो, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमारे अपने वो जो परंपरागत संजोए हुए हमारे अपने बीज थे, उन बीजों को बड़ी साजिश के तहत खत्म कर दिया गया और बीज के लिए हमको कंपनियों का गुलाम बना दिया गया। और जब हम उन कंपनियों के पर निर्भर हो गए बीज के लिए, अपने बीज हमारे खत्म हो गए, तो आज वो मनमानी कीमतें हमसे जो है उन बीजों की वसूल रहे हैं और जिससे हमारी खेती की लागत जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी तरीके से आप खाद की देख लीजिए, आप कीटनाशक दवाओं की देख लीजिए, आप ट्रैक्टर से लेकर के तमाम जो कृषि यंत्र हैं उनकी कीमतों को देख लीजिए। तो अंततः ये सब कंपनी के मकड़ जाल में हमारी खेती, जो खेती एक दौर में बिना लागत की खेती थी, हमारी जो परंपरागत खेती, तो उस खेती को कैसे हमको डेवलप करना है, कैसे हमको उसी में जो है उत्पादन को बढ़ाना है, इस क्षेत्र में अपनी यूनिवर्सिटीज को लगाने, इस क्षेत्र में शोध कार्यों को आगे बढ़ाने और इसको जो है इस देश के अंदर प्रमोट करने की जगह हमारे शासक वर्गों ने अमेरिकी पैटर्न की खेती को इस देश में तरजीह दी और इसका नतीजा हुआ कि हरित क्रांति के जरिए हमको कंपनियों के पूरे मकड़ जाल में फांस दिया गया। तो एक तो ये एक बड़ा कारण इस घाटे की खेती का था। दूसरा, अगर आप देखें तो WTO जो बना दुनिया के अंदर, विश्व व्यापार संगठन, इस विश्व व्यापार संगठन में जब शामिल होने की बात हो रही थी, उससे पहले गैट वार्ताएं चल रही थी, तो इस देश के अंदर 2 तरीके के किसान संगठन थे। आप सब महाराष्ट्र के हमारे शेतकारी किसान जानते हैं, शेतकारी भाई जानते हैं कि उस समय शरद जोशी जी के नेतृत्व में शेतकारी जो किसान संगठन यहाँ पर काम करता था, तो उन्होंने जो है WTO की शर्तों, WTO में शामिल होने की वकालत की। उन्होंने जो है 1991 में जो नई उदारीकरण की नीतियां आ रही थी, गैट वार्ताओं में शामिल होने की बात थी, उन्होंने इस बात का समर्थन किया था और उन्होंने ये कहा था कि भाई इससे भारत के किसानों को दुनिया का बाजार मिलेगा और हमारी चीजों की कीमतें हमको बहुत ज्यादा मिलेंगी। और इस मुहिम में उस समय भारत के किसान आंदोलन में जो बड़े फार्मरों के जो संगठन थे, उन संगठनों ने, जो 2-3 बड़े संगठन उस समय पूरे देश के अंदर थे, जिसमें भूपेंद्र सिंह मान का किसान यूनियन पंजाब का भी था, तो ये सब मिला करके इन लोगों ने ये पोजीशन ली। और हम लोगों ने जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक विचारों के किसान संगठन थे, मैं खुद उन मीटिंगों में उस दौर में रहा हूं, तो हम लोगों ने जो है इसका विरोध किया था और हम लोगों ने इस बात को कहा था कि ये भारत की खेती और किसानी की तबाही का रास्ता है, हमें इसके खिलाफ जो है पोजीशन लेनी चाहिए। लेकिन हमारे उन किसान संगठनों ने भी ये पोजीशन ली और अंततः सरकार भी उसी रास्ते पर बढ़ी। तो WTO में जब हम शामिल हुए हैं, तो देखिए WTO तो है दुनिया के बाजार को साम्राज्यवादियों के लिए नियंत्रित करने का, उसको खोलने का और पूरे जो व्यापार को उनके नियंत्रण में ले जाने का। तो इसी का नतीजा क्या हुआ कि जब इस देश ने 96 में WTO में शामिल होने का निर्णय लिया, उसके बाद 2-3 साल का समय मिला हमको कि भाई हम WTO की नीतियों को लागू करने के लिए अपने यहाँ माहौल बनाए। और 99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इस देश के अंदर आई, तो उस सरकार ने 2000 में जाकर के एक बड़ा निर्णय WTO के शर्तों को लागू करने की दिशा में इस देश के अंदर लिया और 2002 में एक निर्णय लिया। तो 2 जो बड़े निर्णय इन्होंने लिए, उन निर्णयों में एक तो ये था कि कृषि जो उत्पाद हमारे हैं, उन उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगा हुआ था। तब तक इस देश के अंदर एक मात्रात्मक प्रतिबंध कानून था, जिस कानून के तहत कृषि उत्पादों और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के उत्पाद जो भी हमारे देश के हैं, उनका हम उतना ही आयात करते थे जितनी हमारे पास कमी है। जिस चीज का उत्पादन हमारे यहाँ हमारी जरूरतों के लिए पूरा हो रहा है, उसके आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ था
और जो हमारी जरूरतों के लिए कम पड़ रहा है, तो जितना कम पड़ रहा है उतना ही हम आयात करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। ये एक मात्रात्मक प्रतिबंध लगा हुआ था और इस मात्रात्मक प्रतिबंध कानून के जरिए भारत के किसानों को संरक्षण मिला हुआ था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को संरक्षण मिला हुआ था, ताकि बाहर से आने वाले सस्ते आयात से जो है हमारे किसान और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को नुकसान ना हो। तो इसके लिए ये कानून था। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस कानून को हटा दिया और सारे कृषि उत्पादों को पर जो मात्रात्मक प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटा करके इसको पूरे दुनिया के लिए जो है खुला कर दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जो साम्राज्यवादी देशों का जो बड़ी सब्सिडी पर आधारित कृषि उत्पाद हैं, जो बहुत कम कीमत पर फिर भारत आने लग गए और इससे जो है हमारे किसानों का जो भाव है वो फिर जितना उनकी लागत हो रही थी उस लागत के बराबर जो है जाने की उससे ज्यादा जो है लागत भी उनको मिलना बंद हो गया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वायदा कारोबार के लिए कृषि क्षेत्र के दरवाजे खोल दिए। तो ये जो वायदा कारोबार के लिए कृषि के दरवाजे खोले, इससे क्या हुआ? देखिए, वायदा कारोबार क्या होता है? वायदा कारोबार ये होता है कि अभी हमने गेहूं की फसल समेट के रखी है, अब हमने धान की पौध तैयार की है और अब हम धान की रोपाई करेंगे अगले महीने। लेकिन ये जो धान की हमारी पौध है ये अभी तैयार हो रही है और जो फसल 4 महीने 5 महीने के बाद बाजार में आएगी, उस फसल का अभी से वायदा कारोबारी जो है वो सौदा कर लेते हैं। जिनको धान लेना है, चावल रखना है, वो उसका जो है बुकिंग कर लेंगे और जो बिचौलिए हैं वो उसका रेट बुक कर लेंगे। तो जिसको माल चाहिए उसको पता है मुझे इतना माल मिलना है, अभी से बुक हो गया, इस रेट पर मिलना है, बुक हो गया। जिसने बेचना है उसको पता है कि भाई मेरा माल इतने भाव पर बिकना है और इतना माल मेरा बिक जाना है। तो ये वायदा कारोबार में बिना माल और बिना पूंजी के वायदे में सौदा हो जाता है। और इसके बाद जब 4 महीने बाद 2 महीने बाद किसान फसल लेकर के मंडी में पहुंचता है, तो जो बिचौलिए हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, जो पहले ही सौदा कर बैठे हैं, वो जो है वो ऐसा माहौल बाजार में बना देते हैं, मंडी में बना देते हैं कि भाई आपके उत्पाद की तो कोई डिमांड ही नहीं है। और जब डिमांड नहीं है तो किसान 1 दिन मंडी में रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, चौथे दिन वो जो है अपने माल को पौने दाम पर जो भाव मिले वो उस भाव जो है वो उस माल को जो है वहां गिरा करके चला जाएगा। तो ये वायदा कारोबार के चलते क्या हुआ कि मंडी में एक ऐसा माहौल इन्होंने किसानों के उत्पाद बाजार में आते ही एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि उसका बड़े पैमाने पर भाव गिरा देते हैं और जो ही वो माल फिर इनके स्टॉक में चला जाता है तो फिर उसका भाव जो है ये बड़े पैमाने पर बढ़ा देते हैं। तो ये वायदा कारोबार ने के लिए जब कृषि जिंसों के दरवाजे खुले तो इसने किसानों को जो है ऐसे संकट में डाला। तो ये जो दोनों कार्यक्रम हैं, ये जो दोनों नीतियां जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस देश में लागू की तो इसका नतीजा ये हुआ कि हमारा जो उत्पाद है उसकी कीमतें गिरना शुरू हुई। एक तो बाहर से सस्ते आयात के चलते और दूसरा जो बिचौलिए और वायदा कारोबारी हैं उनके षड्यंत्रों के चलते जो है हमारे उत्पाद की हमको वाजिब कीमत मिलनी बंद हो गई। और नतीजा ये हुआ कि 2004 के बाद आपने देखा होगा कि ये जो सड़कों पर टमाटर फेंकना, सड़कों पर आलू फेंक देना, सड़कों पर कांदा जिसको हम प्याज बोलते हैं उसको फेंक देना, तो ये जो मजबूर किसान हुआ है ये उसके बाद ही शुरू हुआ है, क्योंकि पूरे बाजार में, कृषि बाजार में इन्होंने एक ऐसा माहौल जो है बना दिया। तो इसके चलते जो है हमारी खेती बड़े पैमाने पर घाटे में चली गई। किसान हमारा जो है शेतकारी वो कर्ज में डूबता चला गया और इसका नतीजा ये हुआ कि 2005 के बाद आत्महत्याओं का सिलसिला इस देश में किसानों के बढ़ गया और किसान आत्महत्याओं के लिए मजबूर होने लगे। तो ये इस पूरे मूवमेंट की अगर आप देखें तो पृष्ठभूमि ये है और भारत की खेती के संकट में पड़ने की ये पृष्ठभूमि है कि हमारी जो खेती संकट में पड़ी है, संकट में गई है, वो इस वजह से जो है हमारी खेती संकट में गई है और भारत के इस कृषि संकट के पीछे ये मूल कारण रहे हैं। तो इन कारणों के चलते जो पूरे देश भर में किसान लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, तमाम चीजें आगे बढ़ रही थी, लेकिन बिखरे हुए थे।
जो 2017 में मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर में किसानों की हत्या हुई, 6 किसान शहीद हुए, जिन किसानों को जो आंदोलन कर रहे थे उचित मूल्य के लिए अपनी फसलों के, वहां जो भाजपा की सरकार थी उस सरकार ने उन पर योजनाबद्ध तरीके से पकड़ कर उनको गोली मारी। 6 नौजवानों को जो है उन्होंने वहां पर मौत के घाट उतारा, वो लोग शहीद हुए और उनकी शहादत ने एक प्रेरणा दी इस देश के किसान संगठनों को कि वो अब एक मंच पर आए। और उसी मंदसौर का जो पूरा घटना थी, उस घटना ने हमको एक मंच पर लाने की कोशिश की। और जब एक मंच पर हम लोग आए तो धीरे धीरे ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति नाम का एक मंच हम लोगों ने बनाया। तो किसान मुक्ति यात्रा हम लोगों ने मंदसौर से शुरू की थी और इस देश के अंदर धीरे धीरे तमाम किसान संगठन जुड़ते गए। 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की हमारी वो यात्रा रही, लगभग 19 राज्यों की यात्रा रही और तमाम किसान नेता उस यात्रा में रहे। लाखों किसानों के साथ सीधा संवाद उस पूरे आंदोलन में हुआ। जगह जगह किसान गोष्ठियां हुई, किसान कन्वेंशन हुए पूरे देश भर में और इससे जो है एक बड़ा माहौल इस देश के अंदर, दिल्ली में हमने 2 बड़ी ऐतिहासिक राष्ट्रीय रैलियां की, एक बड़ा दिल्ली में राष्ट्रीय कन्वेंशन किया और इसके चलते भारत का किसान आंदोलन एक मंच पर आना शुरू हुआ, इकट्ठा शुरू हुआ और 2 डिमांड, एक तो कर्ज मुक्ति का सवाल और दूसरा जो है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार हमको जो हमारी फसलों का मूल्य है वो हमको पूरा मिले। इन 2 मुद्दों को लेकर के जो है ये आंदोलन पूरा एक राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन बना और धीरे धीरे 250 से ज्यादा किसान संगठन AIKSCC से जुड़ गए। लेकिन इधर क्या हुआ कि जब ये आंदोलन बढ़ ही रहा था, आगे चल ही रहा था, तो कोविड का दौर आया 2000 में और इस कोविड दौर में जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के दौर में जो है मोदी सरकार WTO के दबाव में 3 कृषि कानूनों को लेकर के आ गई। तो ये जो 3 कृषि कानून जब आए तो इनको ऑर्डिनेंस के रूप में जो ही सरकार लेकर के आई तो तमाम किसान संगठनों ने, हम लोगों ने इसका विरोध किया। AIKSCC ने इसका डट करके विरोध किया और इसके खिलाफ हम लोगों ने लॉकडाउन के दौर में भी जो भी स्थितियां हो सकती थी उसमें जगह जगह जो है आंदोलन शुरू किया और पंजाब के किसानों ने इसको लेकर के एक योजनाबद्ध आंदोलन की शुरुआत की। तो पंजाब में अभी दर्शन पाल जी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वो और आपको बताएंगे कि पंजाब में जो AIKSCC के घटक हमारे थे वो उस समय 10-11 संगठन थे और पंजाब में हमारे AIKSCC के घटक ने, जिसका नेतृत्व खुद दर्शन पाल जी कर रहे थे, तो इन्होंने एक पहल ली और पंजाब के तमाम किसान संगठनों को एक मंच पर लाने की कोशिश की और उस प्रक्रिया में 20 किसान संगठन पहले जुड़े और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो जो है 32 किसान संगठनों की यूनिटी तक जो है पहुंचा। और पंजाब के अंदर इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जब ये ऑर्डिनेंस के बाद जो है ये कानून का जबरदस्ती रूप इनको दे दिया गया, संसद के अंदर जबरदस्ती इनको अलोकतांत्रिक तरीके से पास करा दिया गया, तो इसके खिलाफ पंजाब की जमीन पर ये एक बड़ा आंदोलन जो है, इसकी शुरुआत नींव जो है पंजाब के किसान संगठनों ने डाली और उन्होंने जो है इस देश के किसानों को, इस देश के किसान संगठनों को एक जो है रास्ता इसके खिलाफ लड़ाई का दिखाया। तो अब ये जो 3 कृषि कानून है, दरअसल में अगर सही मायने में कहिए तो इसमें से 2 तो कृषि कानून है जो कॉन्ट्रैक्ट खेती वाला है और जो मंडी कानून से संबंधित है, ये 2 तो सीधे सीधे कृषि कानून है। लेकिन तीसरा जो है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है वो सीधे सीधे कृषि कानून नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम को दरअसल में इस देश के जो वंचित तबका है, जो गरीब तबका है, जो गांव का खेत मजदूर है, जो गांव का दलित है, जो भूमिहीन है, जो आदिवासी है, जिसकी जमीनें छीन ली गई हैं, जिनको जमीनों पर अधिकार नहीं दिया गया है, जो इस देश का शहरी गरीब है, मजदूर है,
तो वो सब लोग जिनके जो है खाद्य सुरक्षा के लिए इस देश के अंदर आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून बना हुआ है कि भाई उस आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून के तहत दो चीजें हैं कि एक तो ज्यादा स्टॉक जो है किसी को रखने की का कानून नहीं है। कानून में ये प्रावधान किया गया है कि एक सीमा से ज्यादा कोई स्टॉक जो है व्यापारी नहीं रख सकता है, कोई जो है कालाबाजारी नहीं रख सकता है। और दूसरा यह है कि आवश्यक वस्तुओं का संरक्षण सरकार करेगी ताकि जो है जो जीवन के लिए अति जरूरी चीजें हैं, जिसमें खाद्यान्न सबसे बड़ी चीज है, अन्न सबसे पहले है, तो उसका संरक्षण जो है सरकार करेगी ताकि वो लोगों को सस्ती कीमतों पर मिले। और इसी के तहत हमारे देश के अंदर ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जिसको हम सस्ते गल्ले की दुकानों के जरिए सस्ता राशन जो इस देश में गरीबों को मिलता है, उसके जरिए हम इस देश के अंदर एक योजना चलाते हैं। तो ये जो तीसरा कानून है, ये कानून दरअसल में इस पूरे सिस्टम पर हमला है। और ये जो है सस्ते में जो आज अनाज सरकार के संरक्षण में सरकार द्वारा सब्सिडी के जरिए इस देश के गरीबों को मिल रहा है, ये उस पर हमला है। और ये पूरी तरीके से हमारे अन्न को कॉरपोरेट के कब्जे में जो है दे देता है। जैसे हमारा बीज कॉरपोरेट के कब्जे में चला गया है, मल्टीनेशनल कंपनियों के कब्जे में चला गया है बीज बाजार, उसी तरीके से ये हमारे अन्न के बाजार को भी उनके कब्जे में देने के लिए जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो है इन्होंने संशोधन किया। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तीसरा कोई कृषि कानून नहीं है, लेकिन इसके बावजूद देश के किसान संगठनों ने इस देश के अंदर उन तबकों के हिफाजत के लिए, उनके खाद्य सुरक्षा की हिफाजत के लिए, जो भूमिहीन है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, शहरी गरीब हैं, इस देश की आबादी का लगभग 70% हिस्सा उस हिस्से की खाद्य सुरक्षा के सवाल को जो है, क्योंकि अन्न से जुड़ा हुआ सवाल है, खाद्यान्न से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए हमने इसको भी कृषि कानून कहा। और इसको लेकर के हम लोगों ने जो है इस देश के अंदर पूरा आंदोलन जो है एक संगठित करने की तरफ हम लोग जो है इसको बढ़े हैं। तो ये जो 3 कृषि कानून है, इन 3 कृषि कानूनों में एक तो खाद्य सुरक्षा वाला हमने आपको बताया ही है, बाकी इन पर बहुत सारी चर्चा हम लोगों ने की है, लगातार जो है हम लोग इन सब चर्चाओं में रहे हैं। आप लोग जानते भी हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो खेती है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून है, देखिए हमारे देश के अंदर ये जो बड़ा हिस्सा किसानों का, जिसका मैंने शुरू में कहा कि भाई 2 एकड़ से कम की जोत वाला जो किसान है, वो है इस देश के अंदर जो खेत मजदूर है, आदिवासी है, भूमिहीन है, दलित है, वो जो हमारी ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा है। इस हिस्से के बीच हमारा जो शासक वर्ग है, हमारी जो सरकार है, वो जिस बात को ले जा रही है, वो बात ये है कि भाई ये तो बड़े फार्मरों की लड़ाई है, ये तो बड़ी जमीन वालों की लड़ाई है, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। ये जो है आपको जो है इससे क्या लेना देना है, तो आपको इस आंदोलन में जाने की भी जरूरत नहीं है। एक बड़े भ्रम की स्थिति हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और सरकार के साथ जुड़े हुए जो संगठन और पार्टियां हैं, उन्होंने हमारे ग्रामीण गरीबों के इन हिस्सों के बीच इस कानून को लेकर के एक बड़ी भ्रांति फैलाई है। हमको इस बात को समझना है कि देखिए हमारे देश के अंदर जब से ये घाटे की खेती हुई, तब से हमारी जो ग्रामीण कृषि संरचना है, उसमें पूरा बदलाव आ गया है। ये पहले की तरह की अब खेती नहीं रह गई है। घाटे की खेती के बाद क्या हुआ है कि हमारे गांव में जो मध्यम किसान था, उस मध्यम किसान की खेती सबसे ज्यादा घाटे की हुई है, और इसलिए उसने जो है खेती से मुंह मोड़ना शुरू किया है। उसने खेती के बजाय रोजगार के कोई दूसरे रास्ते तलाशने शुरू किए हैं, और अपनी खेती को उसने ठेके पर देना शुरू किया है, बटाई पर देना शुरू किया है, जिसको हम बटाई कहते हैं, गांव में ठेका कहते हैं, उस पर देना शुरू किया है। और ये जो खेती जो ठेके की है, जो बटाई की है, उसको किसने लिया है? अभी तो उसको जो गांव का हमारा दलित है, गांव का जो गरीब मुसलमान है, गांव का जो भूमिहीन है, जो कल तक खेत मजदूरी करता था, उसी खेत में उसने जो है उस जमीन को बटाई पर ठेके पर ले लिया है। तो आज हमारे देश के ग्रामीण अंचलों में हम देखते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी मैं देखता हूं 40-50% के आसपास खेती जो है वो ठेके और बटाई पर है।
पंजाब के अंदर हमारी करीब 40% खेती बटाई पर हमारी चली गई है, ठेके पर चली गई है। हमारी बिहार के अंदर बटाई पर लगभग 70% खेती बिहार के अंदर बटाई पर चली गई है। तो इसी तरीके से हम पूरे देश भर के अंदर अगर देखें तो हमारी खेती का एक ठीक ठाक हिस्सा 40 से 50% के आसपास की हमारी जो खेती है, जो मध्यम किसानों के पास थी, छोटी जोत की खेती, उन्होंने अपनी खेती को इसी भूमिहीन को, इसी गांव के दलित को, इसी खेत मजदूर को ठेके पर और बटाई पर दे दिया है। और चूंकि ये अपने पूरे पारिवारिक श्रम के जरिए उस खेती को कर रहा है, ये जो गरीब हिस्सा है ये अपने पूरे परिवार को मजदूर नहीं लगाता, पूरे परिवार को उसमें लगाता है, तो इसको मजदूरी नहीं देनी पड़ती है। ये 2-3 जानवर साथ में पाल लेता है जिससे चारा फ्री में हो जाता है और इससे दूध बेच करके इसके परिवार में कुछ नगद आ जाता है। तो इस घाटे की खेती को इस हिस्से ने ऐसे उबारा है, इसने ऐसे जो है अपने पास संभाल के रखा है और अपनी आजीविका को चला रहा है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती कानून इस देश के अंदर लागू होगा तो हमको इस बात को समझना है कि भाई सबसे पहले तो बड़ी कंपनियां जब इस फील्ड में आएंगी तो आज जो जमीन इस दलित के पास, खेत मजदूर के पास, मुसलमान के पास, गरीब के पास गांव के अंदर बटाई पर है, ठेके पर है, सबसे पहले तो वो जो बड़ी कंपनी है वो किसान को लालच देगी कि ये जो ठेके की कीमत, ये जो बटाई पर हिस्सा आपको दे रहा है, उससे हम आपको बहुत ज्यादा मुनाफा देंगे, इस जमीन को हमको दे दो। और किसान लालच में पहले जमीन जो है वो जो है ज्यादा लालच में वो बड़ी कंपनियों को देगा। तो सबसे पहले जो जमीन से बेदखल होने वाला है, सबसे पहले आजीविका इस कॉन्ट्रैक्ट खेती कानून से जिसकी छीनने वाली है, वो यही बटाईदार किसान है, वो यही गरीब है, जो गांव का दलित है, जो खेत मजदूर है, गरीब किसान है, जिसने इस जमीन को मध्यम किसानों से ठेके और बटाई पर लिया है। तो पहला हमला इस कॉन्ट्रैक्ट खेती के कानून का उस पर है। ये जो जमीन के मालिक किसान हैं, इनको तो इन कंपनियों को फांसने में 10 से 20 साल लगेगा, जब ये इनको पूरे अपने मकड़जाल में फांसेंगे और इनकी जमीनों को हड़प लेंगे। लेकिन तब तक ये 5 से 10 साल इनको बड़ा मुनाफा देने की कोशिश करेंगे। जैसे हरित क्रांति में शुरुआती दौर में किसानों को थोड़ा मुनाफा हुआ और उसके बाद धीरे धीरे वो ऐसे मकड़जाल में फंसे कि आज पंजाब में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ जो है किसान अगर कहीं इस देश के अंदर है, औसतन 3 लाख रुपया कर्ज जो है पंजाब के प्रति किसान पर आज है। तो इसी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो कानून है, ये जो जमीन का मालिक किसान है उसको तो 10-20 साल के अंदर फांसेगा। लेकिन सबसे पहले आजीविका से अगर कोई बेदखल होगा तो यही गरीब हिस्सा है, जिस गरीब हिस्से को भाजपा, आरएसएस और उनके सहयोगी संगठन कह रहे हैं कि आपको किसानों के इस आंदोलन में नहीं जाना है, क्योंकि ये तो बड़े जमीन वालों का आंदोलन है, ये तो किसानों का आंदोलन है, आपका इससे क्या लेना देना है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती कानून है, इसका भी हमारे देश के जो ग्रामीण गरीब हैं, आदिवासी हैं, खेत मजदूर हैं, दलित हैं, ग्रामीण गरीब मुसलमान हैं और जो शहरी गरीब हैं, इन सब का जो है इन से नाता पड़ने वाला है और सबसे पहला हमला इन्हीं पर होने वाला है। इसी तरीके से ये जो मंडी कानूनों में तब्दीली लाई गई है, जिसको ये कह रहे हैं कि पैरेलल एक मंडी खड़ी करेंगे, और आज इन्होंने जो कोशिश की है वो कोशिश ये की है कि बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां जो है वो इस देश के अंदर बड़े बड़े गोडाउन बना दे रही हैं। आज अकेले अडानी जो है इस देश के अंदर 12 लाख मीट्रिक टन अनाज को स्टोर करने के गोडाउनों का जो है मालिक है। तो अगर 12 लाख मीट्रिक टन एक कॉरपोरेट के गोडाउनों में अगर कब्जा हो जाएगा, इस देश के अंदर करगिल जो कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिका की, वो जो है इस देश के अंदर जो मुर्गी का दाना है, जो पशु आहार है, उसके बाजार पर कब्जा करना चाह रही है। और इसलिए मक्का का जो स्टोरेज है उसके लिए बड़े ऐसे ही गोडाउन वो इस देश के अंदर बना रही है, और इसलिए जो है धीरे धीरे वो पूरे मक्का को जो है अपने गोडाउनों में भरेगी और पूरे पशु आहार पर, मुर्गी दाने के आहार पर जो है उसका कब्जा हो जाएगा। उसके बाद वो जो है उसका एकाधिकार जब हो जाएगा तो वो भी आम आदमी के हाथ से जो है निकल जाएंगी चीजें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरे कानून है, इन कानूनों ने क्या किया है कि ये कॉरपोरेट का एकाधिकार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार हमारी जमीन पर, हमारे खाद्यान्न के स्टोरेज पर, गोदामों पर और भंडारण पर
और हमारा जो रिटेल बाजार है इस पर जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों का कब्जा बनाने के लिए ये तीनों कानून आए हैं। इसलिए इन कानूनों के खिलाफ ये एक बड़ी लड़ाई जो है किसान संगठनों ने इस देश के अंदर शुरू की है। ये जो किसान संयुक्त मोर्चा हमारा इस देश के अंदर बना है, जो पूरे आंदोलन का आज नेतृत्व कर रहा है, जिसके नेतृत्व में दिल्ली में जो है बड़ा मोर्चा जमा हुआ है। इस मोर्चे को जमाने में सबसे बड़े आधार का काम हमारे पंजाब के बहादुर किसानों ने किया है। उनके साथ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी जो है कंधे से कंधा मिला करके दिल्ली के मोर्चों पर डटे हुए हैं और पूरे देश का किसान इन मोर्चों पर भी पहुंच रहा है और पूरे देश के अंदर जो है इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। अभी जो कल 6 महीना इस आंदोलन के पूरे होने पर और मोदी का जो राज है, इस राज्य में ये जो तबाही का राज है, ये जो तानाशाही का राज है, इस राज के 7 साल पूरे होने पर जिस काला दिवस को मनाने की हम लोगों ने घोषणा की थी संयुक्त मोर्चे ने दिल्ली से, उसका बड़े जबरदस्त पैमाने पर पूरे देश भर में असर जो है, मैं तो कल से लगातार पूरे देश भर से रिपोर्टें ले रहा हूँ, उनको कलेक्ट कर रहा हूँ। बहुत जबरदस्त असर पूरे देश के अंदर ये दिखा रहा है कि भाई दिल्ली में जो मोर्चे जमे हुए हैं, ये मोर्चे ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर गांव गांव में जो है इस आंदोलन की अलख जग रही है। ये आंदोलन गांव गांव में फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इस कोविड संकट के दौर में भी तमाम बंदिशों को झेलते हुए भी जिस तरीके से कल इस काले दिवस को लोगों ने मनाया है, पूरा प्रतिकार अपने घरों से लेकर के, गांव से लेकर के, चौपालों से लेकर के और दिल्ली के मोर्चों तक जो हुआ है, ये बहुत ऐतिहासिक है। और ये इस बात को दिखाता है कि ये जो आंदोलन है, जिस आंदोलन को आज भारत का किसान लड़ रहा है, जितने दिन इस आंदोलन के बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को 22 जनवरी से वार्ता की तरफ जो है उसने दरवाजे बंद कर दिए हैं। उसने ये सोच करके कि किसान थकेंगे, हारेंगे, गांव को लौट जाएंगे और एक दिन ये बॉर्डर खाली हो जाएंगे, या कोरोना संकट की आड़ में हम इन किसानों को बॉर्डरों से वापस जाने को मजबूर कर देंगे। लेकिन सरकार की सारी साजिशें, इससे पहले भी इस आंदोलन को जो बदनाम करने की, इस आंदोलन को तोड़ने की जितनी भी बड़ी बड़ी साजिशें सरकार ने की, उसमें 26 जनवरी की बड़ी साजिश भी शामिल है। तो उन सबको इस आंदोलन ने विफल किया है। बल्कि अगर आप कहें तो भारत का ये पहला आंदोलन है, इस मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ये पहला आंदोलन है जिस आंदोलन में मोदी सरकार और आरएसएस की तमाम साजिशाना जो तिकड़में थी, जो तमाम आंदोलनों से निपटने के लिए इन्होंने इस देश के अंदर आज तक अपनाए थे, उन सबको इन्होंने इस देश के अंदर अपनाए गए अपने सारे फार्मूलों को इस आंदोलन को तोड़ने के लिए आजमाने की कोशिशें की हैं। लेकिन ये आंदोलन उतना ही मजबूत होकर के, उतना ही जो है सुदृढ़ होकर के और उतना ही विस्तारित होकर के आगे बढ़ रहा है। तो ये इसलिए जो है इनकी कोई साजिश इस आंदोलन को जो है फेल करने की तरफ नहीं ले जा पा रही है और अंततः इनकी सारी साजिशों को जो है किसानों ने विफल किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो पूरा आज का दौर है, आज का जो आंदोलन है, जो कृषि संकट है, इस कृषि संकट की ही देन आज का ये आंदोलन है। जो भारत का इतना बड़ा आंदोलन, जो दुनिया के पैमाने पर शायद आंदोलनों का एक नया इतिहास रच रहा है, इस आंदोलन की तुलना हम किसी और आंदोलन से नहीं कर सकते। ये आंदोलन अपने आप में एक बेमिसाल आंदोलन है, एक बहुत ही जबरदस्त ऐतिहासिक आंदोलन है। और ये आंदोलन कई चीजों को तोड़ रहा है। ये भारत की राजनीति की दिशा को बदल रहा है। ये खाली आंदोलनों के इतिहास को नहीं बदल रहा, ये भारत की राजनीति की दिशा को बदलने जा रहा है। ये आंदोलन दुनिया की राजनीति की दिशा को बदलने जा रहा है। इसीलिए इस आंदोलन पर पूरी दुनिया के लोगों की निगाह है। पूरी दुनिया के किसान, पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक मत रखने वाले लोग, पूरे दुनिया के अंदर वामपंथी सोच को रखने वाले लोग और पूरी दुनिया के अंदर प्रगतिशील जनवाद और न्याय के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं, उन तमाम लोगों की निगाहें भारत के इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन की सफलता पर टिकी हुई है। उनकी निगाहें इस पर बिल्कुल टिकी हुई है
और वो इस आंदोलन को सफल होते देखना चाहते हैं। इसलिए देखना चाहते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि ये आंदोलन दुनिया के अंदर जो WTO का मकड़जाल है, जो साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी है, जो साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इन कंपनियों का जो लूट का राज है, इस लूट के राज के खिलाफ, इनके लूट के शिकंजे के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई का मंच इस आंदोलन ने तैयार किया है। पूरी दुनिया को यह आंदोलन जो है एक रास्ता दिखा रहा है, और इसीलिए आप देखें तो पहली बार इस देश के अंदर एक मजदूर और किसानों की एकता इस आंदोलन के जरिए जो है बनने की तरफ आगे बढ़ी है। जैसे आपने देखा होगा कि न सिर्फ 3 कृषि कानूनों के जरिए बल्कि 4 श्रम कोड बिलों के जरिए भी इस देश के मजदूर वर्ग पर एक बहुत बड़ा हमला इन कानूनों से पहले यहाँ की सरकार ने किया। निजीकरण और कॉर्पोरेटीकरण का जो बयान पूरे आर्थिक क्षेत्र में लाई गई है, सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र की सारी कंपनियों को नीलाम किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, उनको जो है उनकी नीलामी के जरिए इस देश के अंदर सार्वजनिक और जो सरकारी क्षेत्र है उसको खत्म करने की तरफ ये सरकार बढ़ रही है। इसके खिलाफ मजदूरों के अंदर एक जबरदस्त गुस्सा है। लेकिन इस देश का जो मजदूर वर्ग है वो जो है किसानों की तरह एक बड़े प्रतिरोध संघर्ष की दिशा में इस लड़ाई को नहीं बढ़ा पाया था। किसान आंदोलन की ये खासियत है कि भारत के किसानों ने और खास करके हमारे पंजाब के किसानों ने जो रास्ता इस लड़ाई में देश के किसानों को दिखाया है वो है कि आंदोलन को प्रतिरोध के स्तर तक उन्नत कर देना। पंजाब के किसानों ने ये जो प्रतिरोध के स्तर तक आंदोलन को उन्नत किया, इसने एक नई उम्मीद इस देश के मजदूर वर्ग के अंदर, इस देश के मेहनत कश लोगों के अंदर, इस देश के लोकतांत्रिक जनमत के अंदर एक नई उम्मीद जगाई है। और वो नई उम्मीद जो है इस देश के अंदर न सिर्फ किसानों की इस लड़ाई की जीत को जो है मुकम्मल करेगी, बल्कि इस देश के अंदर जो है लोकतंत्र की जो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना और इस देश के अंदर जो है जो न्याय और सत्य की स्थापना की लड़ाई को, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई को भी जो है आगे बढ़ाएगा। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे दौर में अगर आप देखें तो सरकार अब एक नया हमला लेकर के आई है। वो ये कह रही है कि भाई ये जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन जो है अभी कोरोना का वाहक बन रहा है, लेकिन सरकार की ये जो साजिशें हैं कि इसको कोरोना का वाहक बताने की, इन साजिशों को भी देश का किसान चकनाचूर करने की तरफ बढ़ा है, देश का मजदूर वर्ग चकनाचूर करने की तरफ बढ़ा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो किसान है वो कोरोना का वाहक नहीं है, बल्कि ये जो मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार इस कोरोना की वाहक है। इस सरकार ने इस देश के अंदर कोरोना को रोकने के लिए कोई भी जो है कदम अभी तक नहीं उठाए हैं। जो भी कदम इस सरकार ने उठाए हैं वो आपराधिक कदम है। आज ये सरकार कोरोना से हुई मौतों को छुपाने के अभियान में लगी हुई है। इस देश के अंदर लोगों को, जो कोरोना के संक्रमित लोग हैं, उनका जो है जांच नहीं हो रही है, जांच की सुविधाएं गांव में नहीं है। गांव के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो टूटे हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। इस देश के अंदर गांव के अंदर जो जितने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि 6 लाख से कम मौतें जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचलों में नहीं हुई होंगी इस कोरोना काल के दौर में, लेकिन सारी मौतों को छुपाया जा रहा है। सारे जो संकट है उसको ढकने की कोशिशें हो रही हैं, लाशों को ढकने की कोशिशें हो रही हैं, शमशान घाटों को ढकने की कोशिशें हो रही हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। आज जो है हमारे पास जो है दवाइयां नहीं है, हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमारे पास ग्रामीण इलाकों में पैरासीटामोल तक जो है गायब है, और सरकार है कि वो जो है इसके लिए बिल्कुल कानों में तेल डाल करके जो है सोई हुई है। अभी ब्लैक फंगस वाली एक नई समस्या से देश जूझ रहा है, लेकिन हमारे पास उसके लिए भी कोई दवा नहीं है। और इस सवाल पर भी हम कुछ कंपनियों को जो है पूरा लूट का रास्ता दे करके हमारी सरकार दरवाजे बंद करके चैन से जो है सोई हुई है।
तो ये जो पूरा संकट है कोविड का संकट, इस कोविड के संकट को जो बढ़ाने का काम है, शुरुआती दौर में भी जब पहला दौर आया था, इसी सरकार ने बड़े बड़े उत्सव आयोजित करके, ट्रंप के दिल्ली जो है भारत यात्रा को आयोजित करके ये सरकार ने उसके लिए जो है रास्ते खोले। और ये जो दूसरा दौर है, इस दूसरे दौर में भी पहले दौर की सारी तैयारियों को जो है इन्होंने समेट दिया। ये कह दिया कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, और इसलिए जो है कोरोना से भारत जीत लिया है। ये कह करके इन्होंने जो है पूरा जो इंतजाम हमारे पहले दौर के कोविड से लड़ने के लिए हमने जो इंतजाम किए थे उनको भी ध्वस्त किया, और अंततः भारत की जनता को एक बड़े संकट में जो है सरकार ने धकेला है। तो हम ये मानते हैं कि हम इस संकट से भी पार पालेंगे। देश के किसान जो सरकार के खिलाफ जो नई जो नीतियां इनकी हैं, उदारीकरण की नीतियां हैं, जो WTO के दबाव में 3 कृषि कानून जिनको ये लेकर के आए हैं, जो भारत की खेती, किसानी और खाद्य सुरक्षा की गुलामी के दस्तावेज हैं, इन गुलामी के दस्तावेजों के खिलाफ हमारी ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। ये लड़ाई आगे बढ़ती रहेगी। इस लड़ाई को जीते बिना दिल्ली के बॉर्डरों से किसान लौटने वाले नहीं हैं, और इसलिए देश के किसानों को भी दिल्ली के बॉर्डरों पर इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए जो है इस लड़ाई को गांव-गांव में और मजबूत करने की जरूरत है। हमें इस देश के अंदर ये जो निजीकरण, कॉर्पोरेटीकरण का रास्ता है, ये न सिर्फ खेती के क्षेत्र में बल्कि हर आर्थिक क्षेत्र में भी हमको जो है उद्योगों के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेक्टर के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में निजीकरण और कॉर्पोरेटीकरण का ये जो रास्ता है, ये रास्ता इस देश की तबाही का रास्ता है। ये रास्ता इस देश के अंदर बड़े संकट को जो है लाने वाला रास्ता है। इसलिए इस रास्ते के खिलाफ हमको लड़ना है। और ये जो आज का किसान आंदोलन है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक नया रास्ता इस देश को जो है देगा, एक नई राजनीतिक और नई आर्थिक दिशा इस देश को जो है इस आंदोलन के गर्भ से हमको देनी होगी। हमको इसको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना उस दिशा को बदले हम जो है इन आर्थिक संकटों से निजात नहीं पा सकते हैं। क्योंकि जो भारत का शासक वर्ग है, वो शासक वर्ग के पास इन संकटों से निजात हेलो, आवाज नहीं आ रहा हम है। ये नया रास्ता बनाने के बढ़ना है। ये रास्ता मजदूर किसानों की एकता का रास्ता होगा। ये रास्ता मजदूर किसानों की एकता से, इस देश के लोकतांत्रिक जनमत की एकता से बनेगा, और इस रास्ते की तरफ हमें आगे बढ़ना है। किसान आंदोलन अपनी जीत की तरफ बढ़ेगा, इस रास्ते के निर्माण की तरफ बढ़ेगा, और पूरे देश के किसान जो है देश के अंदर जो गरीब तबका है, जो ग्रामीण गरीबों का हिस्सा है, जिसको अभी भी एक हिस्से को भारतीय जनता पार्टी, RSS और उससे जुड़े हुए तमाम जो उनके सहयोगी हैं, वो जिस भ्रम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसानों की लड़ाई अलग है, देश के गरीबों को इसका पार्ट नहीं बनना है। हम ये कहना चाहते हैं, ये अपील करना चाहते हैं कि किसान इस देश के गरीबों की ही लड़ाई को लड़ रहा है, इस देश के वंचित हिस्सों की ही जीवन को बचाए रखने की, उनकी खाद्य सुरक्षा की लड़ाई को लड़ रहा है। और इसलिए इस लड़ाई को एक व्यापक आयाम, ये लड़ाई इस देश के किसानों, मजदूरों और इस देश के ग्रामीण गरीबों की लड़ाई का एक बड़ा मंच बने, ये हम जो है आप तमाम से अपेक्षा करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र के हमारे तमाम आदिवासी साथी, हमारे तमाम भूमिहीन दलित जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ का मेहनत का हिस्सा है, वो किसान आंदोलन के साथ मजबूती से जो है खड़ा होगा। और ये जो बड़ा हमला कॉर्पोरेटीकरण की नीतियों के जरिए भारत के गरीबों पर, किसानों पर, मजदूरों पर किया जा रहा है, इसका प्रतिकार करके भारत को एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा में, एक नई आजादी की लड़ाई की दिशा में आगे बढ़ाएगा। आप सबका क्रांतिकारी अभिवादन। आपने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। लाल सलाम, सत्य की जय। सत्य की जय हो। लाल सलाम कॉमरेड।
कॉम्रेड पुरुषोत्तमजी शर्मा यांनी आपल्या समोर आता व्हिडिओ चालू करा, व्हिडिओ. एक तासभर आपल्या समोर कॉम्रेड पुरुषोत्तमजी शर्मा यांनी दिल्ली किसान आंदोलनातले महत्वाचे मुद्दे, त्याची कारण आणि या संदर्भातल्या आंदोलनाची पुढची दिशा या संदर्भात मांडणी केली आहे. या ठिकाणी कॉम्रेड दर्शन पालजी हे उपस्थित आहेत. तर मी त्यांना विनंती करतो, कॉम्रेड डॉक्टर दर्शन पालजी हे दिल्लीतल्या किसान आंदोलनातल्या चर्चेचे एक महत्वपूर्ण नेते आहेत. पंजाबमध्ये या सर्व शेतकरी संघटनांची एकजूट करण्याच्या कामामध्ये ते पुढाकारावर होते आणि आता दिल्लीत चालू असलेल्या चर्चेमध्ये सुद्धा ते महत्वपूर्ण नेते आहेत आणि त्यांनी या संदर्भामध्ये या सर्व आंदोलनाला एकत्र करण्यामध्ये आणि दिशा देण्यामध्ये महत्वपूर्ण भूमिका